हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जैसा हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं भाई कि ओम का नियम क्या है, किस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं, कि ओम के नियम में जो फॉर्मूला आया था V=IR वो कैसे आया था भाई। तो कुछ एक तो जो 10th क्लास में हमने पढ़ा वही का भाई कि ओम का नियम कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट फ्लोइंग I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V। उल्टा भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसा हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट क्या होगा भाई हमारा R। और जो ये R है ये है रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे भाई। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक रिलेशन था करंट का रिलेशन क्या है, I = NEA/VD। इस रिलेशन के अंदर एक काम करो, NEA को सेम रख लिया, VD की वैल्यू क्या थी भाई, VD की वैल्यू थी E/m। हमने ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश की, हमने देखा कि भाई 2E है तो E का क्या हो गया, स्केयर हो गया। तो I की वैल्यू किसके बराबर, NE का स्केयर A/m इंटू E। अब वैल्यू चाहिए भाई हमने पोटेंशियल की, पोटेंशियल तो यहाँ पर कहीं आया ही नहीं। अगर पोटेंशियल नहीं आया तो हम E की जगह पर क्या पुट करेंगे, पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो। और हमें जैसा कि पता है कि E में और पोटेंशियल में रिलेशन, E और V में रिलेशन था एक, NE² A/m मल्टीप्लाई E की जगह पर पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ, क्योंकि E जो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर थी भाई हमारी। ये हमारे पास एक वैल्यू हुई। तो इसमें क्या करो कि I की वैल्यू V/R होती है भाई। तो जितनी वैल्यू है I की वैल्यू कितनी होगी, V/R। जितनी वैल्यू है सबको क्या करो, डिवाइड में लिख दो। डिवाइड में लिख दिया तो किस तरह से, V/, जो नीचे वाले हैं सेम टू सेम रख दो, ml, जो ऊपर है वो पलट के कहाँ आ जाएंगे भाई, नीचे, NE² A/τ। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आई, R की वैल्यू ml NE² A/τ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस किस के ऊपर करता है। तो रेजिस्टेंस का जैसा कि हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो होता है ml NE² A/τ। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कभी कन्वर्ट चेंज हो ही नहीं सकता। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का कभी चेंज हो ही नहीं सकता। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये चेंज हम कर सकते हैं कि लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और लेंथ को कम भी कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पहली लेंथ ऑफ कंडक्टर,
जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, लेंथ को अगर कम कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में एक बात है कि ये होती है नेचर, ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर का मटेरियल ले लिया तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर ले लिया तो थोड़े इलेक्ट्रॉन। तो एन की जगह पे हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब कि वो डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एन की वैल्यू उतनी ज़्यादा, एन नीचे है आर ऊपर है, इसका मतलब एन ज़्यादा तो आर कम, एन कम तो आर ज़्यादा। थर्ड, एरिया ऑफ कंडक्टर, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब पहले पढ़ चुके हैं हम, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पहले पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किनारा, जैसे कि एक कंडक्टर है उसका जो ये किनारा है इसको हम नाम देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसा कि आर ऊपर है ए नीचे है तो हम यहाँ लिख देंगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लास्ट टो है हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है ये है कि जो इलेक्ट्रॉन चला जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, बीच में जो टाइम लगा उस टाइम को हम नाम देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? टेम्परेचर के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलते ही वो तेज दौड़ेगा दूसरे की तरफ और जल्दी जाके उससे टकराएगा। जितना जल्दी टकराएगा रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होता जाएगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? डिक्रीज। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये सारा रेजिस्टेंस के बारे में था। अब जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? जैसे कि हमें पता है कि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या है? ओम। ये इस तरह का सिंबल होता है भाई ओम का। ये एक और है रेजिस्टेंस आर की वैल्यू V अपॉन आई। तो यानी कि हम इसकी एक और लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि V अपॉन आई, V की वोल्ट, I की एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला V पोटेंशियल का रखो और फिर A करंट का रख दो, तो वैल्यू आएगी हमारे पास M1 L2 T - 3 A - 2। क्लियर? ये इसका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास रेजिस्टेंस है, एनी मटेरियल having resistance is called resistor। उसको हम क्या नाम देंगे? रजिस्टर नाम दे देंगे भाई। और रजिस्टर है वो दो तरह के सिंबल होते हैं रजिस्टर के। एक तो होता है इस तरह से, ये रजिस्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रजिस्टर। ठीक है। एक होता है रजिस्टर लेकिन उसके बीच से एरो का सिंबल, ये होता है वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा।
टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, चेंज। एक और होता है भाई ऊपर से एरो, ये है रियोस्टेट, ये भी क्या है, वेरिएबल रजिस्टर ही है। ये दोनों चीजें एक ही हैं भाई, वेरिएबल रजिस्टर, दोनों का काम है अलग अलग रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करवाना, टाइम टू टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दें, चेंज कर दें। चलिए यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं हम। अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट इक्वेशन पहली और दूसरी को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा भाई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, एक कांस्टेंट रो L बाई A। अब जो ये रो है ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का एक नाम और है रजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो रो की वैल्यू कितनी होगी, RA बाई L, क्योंकि इसको उस तरफ लेके गए तो ये ऊपर L नीचे, RA बाई L। R की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, R की वैल्यू MLNE स्क्वायर A टो मल्टीप्लाई A बाई L। देखो A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, जो बच गया वो किसकी वैल्यू बच गई भाई, रजिस्टिविटी की, यानी कि M डिवाइड बाई NE स्क्वायर टो। यानी कि अगर हम ये पढ़ना शुरू कर दें कि भाई रजिस्टिविटी क्या होती है, किस किस के ऊपर रजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड्स अपॉन देखो लेंथ और एरिया दो कट गए तो दो बच गए, कौन कौन, नेचर, टेम्परेचर। तो रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर, दूसरा टेम्परेचर। अब एक छोटी सी और कि भाई जो रजिस्टिविटी है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट के लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू है हमारे पास RA बाई L। तो रजिस्टिविटी R की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, एक पावर कट गई तो क्या वैल्यू आ गई, ओम मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट। इसी तरह से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो रेजिस्टेंस का था उससे मैं मीटर से गुणा कर दो भाई, मीटर से गुणा L2 है तो L3 हो जाएगा, M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। क्लियर, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, लो फॉर कंडक्टर। रो की वैल्यू है वो बहुत कम। इंसुलेटर के लिए रो की वैल्यू है वो I। तो रेजिस्टेंस बताएगा कि जो देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इस तरह से पढ़ लो, अपनी खेत के अंदर जो खाल है, मोरी है भाई, उसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है, तो वो खाल उस पानी ने पीवेगा, आगे बढ़ने है रोकेगा। और ये जो यह प्रॉपर्टी ने आगे बढ़ने तो रोकने की, यह है रेजिस्टेंस, यह क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अगर मापना है तो हम यह सारी चीजें लेवांगे भाई। ठीक है, कितना कंपोज करें वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। जिस तरह से कच्चा खाड़ है या पक्का है, वह चीज़ है रेजिस्टिविटी, वह चीज़ की है रेजिस्टिविटी। आशा करा यो एक आसान सा टॉपिक जो 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो समझ में आया होगा। दोबारा फिर मिलांगे, तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।